सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत रिवेट जॉइंट नामक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। रिवेट जॉइंट यानी जब किसी संरचना में विभिन्न मेंबर्स को जोड़ा जाता है तो उसमें दो प्रकार के जॉइंट लगाए जा सकते हैं, एक टेम्परेरी ज्वाइंट, दूसरे परमानेंट ज्वाइंट। टेम्परेरी ज्वाइंट्स का मतलब है कि जब दो मेंबर्स को आपस में जोड़ करके उनमें एक होल किया जाता है और उस होल के माध्यम से हम नट बोल्ट की सहायता से दोनों मेंबर्स को जोड़ते हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए ये टेम्परेरी ज्वाइंट कहलाता है। दूसरे परमानेंट ज्वाइंट यानी कि जब हम दो मेंबर्स को रिवेट द्वारा अथवा बेल्ट द्वारा जोड़ते हैं तो ये हमारे ज्वाइंट कहलाते हैं परमानेंट ज्वाइंट। तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका रिवेट की रहती है। रिवेट क्या होती है? ये एक सिंपल सी एक नेल टाइप से है जिसका ऊपर का जो हेड जो टॉप है उसको हम हेड कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कई शेप में होता है, और दूसरे हिस्से को शैंक कहते हैं। तो अब इसमें यह है कि रिवेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट एज पर शेप ऑफ हेड, यानी इसके जो हेड जो शीर्ष है उसकी शेप के आधार पर इनको कितने प्रकार से बांटते हैं। तो सबसे पहला आता है स्नेप हेड। स्नेप हेड यानी इसका जो शीर्ष है ये राउंड शेप में होता है और इसकी जो नीचे बॉटम पर इसकी जो चौड़ाई है ये 1.5 1.65 5 मीन इस शैंक का डायमीटर इसके 1.6 गुना लेते हैं और ऊपर की शेप ये राउंड में होती है। इसकी जो हाइट है ये 0.75 के बराबर लेते। दूसरा इसमें कहलाता है पैन हेड। पैन हेड सेम इसमें देखिए, ये इसका डायग्राम दिखाया गया। ये पैन हेड रिवेट है। इसका जो बॉटम है इस पर इसकी चौड़ाई 1.65 ली गई है, 1.65, और इसकी हाइट ली गई 0.75। तो इस तरीके से ये हिस्सा इसका कहलाता है शैंक और ये ऊपर का हिस्सा कहलाता है हेड। तो ये रिवेट के हेड के आधार पर ये मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं, 5 प्रकार की रिवेट इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा ये कहलाता है पैन हेड विद टेपर्ड नेक। तो इसमें सेम इसी तरीके पैन हेड तो रिवेट ये है, इसका जो नेक इन मींस गर्दन इसको हल्का सा राउंड शेप में रहता है। ये राउंड शेप जो है ये 15 डिग्री का दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पैन हेड विद टेपर्ड नेक कहलाती है। चौथी रिवेट है राउंड काउंटर संक हेड। तो इसका जो शीर्ष है ये राउंड शेप में होता है। इसकी चौड़ाई शीर्ष पर 1.5 into 5 के बराबर रखी जाती है और इसका ये जो हिस्सा है ये कहलाता है 0.55। इसके जो बीच में अगर इसको मिलाया जाता है तो ये एंगल 60 डिग्री का बनता है। इसको कहते हैं राउंड काउंटर संक हेड। दूसरा कहलाता है फ्लैट काउंटर हेड। तो अब इसमें देखिए इसका जो टॉप है हेड का ये फ्लैट है। इस तरीके से एज पर शेप हेड रिवेटों को 5 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा इसमें आता है एज पर मेथड ऑफ ड्राइविंग। हम रिवेट को किस मेथड से प्रयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें हॉट ड्राइविंग। अगर हम किसी रिवेट को जोड़ने से पहले इतना गर्म करें और इसके गर्म करने के उपरांत अगर हम इस्तेमाल करते जोड़ते हैं तो ये रिवेट हमारी कहलाएगी हॉट ड्राइविंग रिवेट। दूसरा इसमें कोल्ड ड्राइविंग, यानी रिवेट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में दोनों मेंबरों को जोड़ने में अगर प्रयोग करते हैं तो ये कहलाएगी कोल्ड ड्राइविंग। इसके बाद तीसरा इसमें आता है एज पर पावर यूज्ड एंड प्लेस ऑफ ड्राइविंग।
यानी कि हम इसमें किस प्रकार की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो पहला होता है हैंड ड्राइवन रिवेट। हम दो मेंबर को जोड़ने के लिए जिस रिवेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हथौड़े से पीट पीट करके उसको हम लगाए तो वो कहलाती है हैंड ड्राइवन रिवेट। दूसरे प्रकार की इसमें आती है पावर ड्राइविंग, यानी रिवेट को लगाने के लिए हम हाइड्रोलिक जैक पावर का इस्तेमाल करें, कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल करें, तो इस तरीके से ये हमारी कहलाएगी पावर ड्राइविंग। अब इसमें प्लेस ऑफ ड्राइविंग, हम इसको कहां पर लगा रहे हैं, फील्ड में अथवा शॉप में। तो जिस तरीके से अगर हम फील्ड में लगाते हैं तो उसको कहेंगे पावर ड्राइविंग फील्ड रिवेट। अगर हम इसको शॉप में लगाते हैं तो कहेंगे पावर ड्राइवन शॉप रिवेट। तो इस तरीके से शेप के आधार पर, मेथड ऑफ ड्राइविंग, एज पर पावर यूज्ड, तो इस तरीके से रिवेट को इतने भागों में बांटते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से ये रिवेट ज्वाइंट दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। दूसरा कहलाता है बट ज्वाइंट, दूसरा कहलाता है बट ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट यानी जब जोड़ी जाने वाले दो मेंबर यानी दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते हुए रखते हैं और इन दोनों में एक कॉमन होल करते हैं जिसमें रिवेट की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है मेन प्लेट, मेन प्लेट और ये भी मेन प्लेट, यानी दोनों प्लेट जो है ये मुख्य प्लेटें हैं। तो ये हमारा कहलाएगा लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में दोनों प्लेटों के शीर्ष सटा कर रखे जाते हैं, यानी इस प्रकार से प्लेटों को आपस में शीर्ष से सटा दिया गया। अब इसके बाद में इसमें हम कवर प्लेट लगा करके, कवर प्लेट, एक कवर प्लेट लगाए अथवा दो लगाए जैसी आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार से ये ज्वाइंट कहलाएगा बट ज्वाइंट। अब इसमें ये बाकी पूरी डिटेल्स की आगे बताई जाएगी। इसके बाद में आता है अरेंजमेंट ऑफ रिवेट, यानी किसी भी जोड़ने के लिए जो रिवेट हम किस पद्धति में लगाते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से दो पद्धतियां प्रचलन में है। एक कहते हैं चेन रिवेट, चेन रिवेटिंग सिस्टम। दूसरा कहलाता है जिग जैग सिस्टम, जिग जैग रिवेटिंग सिस्टम। चेन रिवेटिंग सिस्टम से मतलब है कि जब हम रिवेटों को, ये इसमें प्लान में इसको दिखा रहे हैं, ये हमारी गेज लाइन है, रिवेटों को इस प्रकार लगाया जाए कि इनकी गेज रेखा पर ये दूरियां समान हो और ये दूरियां भी समान हो। तो इस तरीके के जो सिस्टम होता है ये कहलाता है चेन रिवेटिंग सिस्टम। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी समान रहती है और एक वर्टिकल यानी फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो इसमें भी ये दूरियां बराबर रखते हैं। तो ये हमारा सिस्टम कहलाता है चेन रिवेटिंग सिस्टम। जिगजैग सिस्टम में इसमें इन रिवेटों के बीच में इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाता है कि इनकी जो क्रमागत जो नजदीक रिवेट है इसके बीच की दूरी ये डिफरेंट टाइप से होती है। इनको हम कहते हैं, इस सिस्टम को जिगजैग सिस्टम, यानी पहली जो हमारी रिवेट लाइन है इसमें इसकी दूरियां अलग है और ये दूसरी रिवेट लाइन है, गेज लाइन है, इसमें इसकी सिस्टम ये पिच अलग है। तो इसमें हमारी ये कहलाता है जिगजैग सिस्टम।
अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कनेक्शन डेफिनेशन। जब हम किसी भी मेंबर्स को जोड़ते हैं, जोड़ने के उपरांत जो इसमें मुख्य हमारी परिभाषाएं हैं जिनकी की आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले नॉर्मल डायामीटर, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट, यानी अब देखिए ये रिवेट दिखाई गई है, इस रिवेट में ये हिस्सा सैंक कहलाता है और ये हिस्सा ऊपर का ये हेड कहलाता है। तो सैंक का जो डायमीटर होता है इसी को हम कहते हैं नॉमिनल डायमीटर, यानी रिवेट का इस्तेमाल करने से पहले सैंक का जो व्यास होता है वो नॉमिनल या सामान्य व्यास कहलाता है। इसके बाद दूसरा सब टर्म्स आता है ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर इसको हम स्मॉल डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट को इसको फाई के द्वारा। तो इसमें जो ग्रॉस डायमीटर है, कोई भी रिवेट जब लगाई जाती है तो रिवेट होल का व्यास नॉमिनल डायमीटर रिवेट से ज्यादा रखा जाता है। कितना ज्यादा रखते हैं? तो इसके लिए है 5 + 1.5 mm, यानी कब? जब रिवेट का जो नॉमिनल डायमीटर है ये 25 मिलीमीटर या इससे कम हो। रिवेट का जो नॉमिनल डायमीटर 25 मिलीमीटर या इससे कम हो तो हम इसके रिवेट होल के डायमीटर में 1.5 से जोड़ देते हैं। यदि रिवेट की व्यास 25 मिलीमीटर से अधिक हो, यानी नॉमिनल डायमीटर 25 मिलीमीटर से अधिक है, तब हम इसमें जो होल का जो व्यास है जिसको ग्रॉस डाया कहते हैं, इसमें हम 2 मिलीमीटर ऐड करेंगे। 5 is less or equal to 25, तब 1.5 mm जोड़ेंगे, और 5 is greater than 25 mm, तब हम इसमें 2 mm जोड़ेंगे। तो इस तरीके से नॉमिनल डायमीटर से ग्रॉस डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद आती है गेज लाइन। गेज लाइन, गेज लाइन से मतलब है कि देखिए जो हमारी रिवेट का जो ड्राइंग है वो कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो रिवेट लगी है एक रेखा पर लगी है, ये रेखा जो बल है उसकी दिशा के समानांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबल की दिशा के समानांतर रेखा, प्रतिबल या बल की दिशा के समानांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाई जाती है, बल की दिशा के समानांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाई जाती है वो गेज लाइन या रिवेट लाइन कहलाती है। क्लियर? यानी जिस ये फोर्स की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन के पैरेलल जिस रेखा पर ये रिवेट लगाई जाएंगी ये हमारी कहलाएगी गेज लाइन, ये कहलाएगी गेज लाइन, या किसी को कहते हैं रिवेट लाइन। पर ये ध्यान रखना है ये फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। इसके बाद में है गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस यानी दो क्रमागत गेज लाइन। गेज लाइन ये है दो क्रमागत गेज लाइन के बीच की लंबवत दूरी, ये कहलाती है गेज डिस्टेंस। यानी दो रिवेट लाइन अथवा गेज लाइन के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है गेज डिस्टेंस। इसके बाद टर्म्स आता है एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस यानी रिवेट के केंद्र से प्लेट के बाहरी किनारे की दूरी, रिवेट के केंद्र से प्लेट के बाहरी किनारे की दूरी
ये कहलाती है एज डिस्टेंस। क्या कहलाती है? एज डिस्टेंस। इसी को हिंदी में कहते हैं किनारा दूरी। इस किनारे दूरी की वैल्यू के लिए जो आईएस कोड है, आईएस 800/1984, उसके में एक टेबल दी गई है जिसमें विभिन्न रिवेट के व्यास के लिए किनारा दूरी कितनी रखनी है, इसकी रिकमेंडेशन है। उसके आधार पर ये दूरी जो है आपको लेनी है। इसके बाद आती है पिच। पिच किसे कहेंगे? पिच यानी इसको कहते हैं अंतराल, रिवेट अंतराल। पिच का मतलब है यह वह दूरी है जो प्रतिबल की दिशा के समानांतर, दिख रहा? प्रतिबल या बल की दिशा के समानांतर दो निकटतम रिवेटों के बीच की दूरी। दो निकटतम रिवेटों के बीच की दूरी ये पिच कहलाती है। इसके बाद में स्टैगर्ड पिच। दो निकटतम रिवेट रेखाओं के पर स्थित, अब देखिए इसमें मान ली दो निकटतम हमारी कौन सी है रिवेट लाइन, ये है। दो निकटतम, अब इसमें जो स्टैगर्ड पिच है इसका इस्तेमाल होता है जिगजैग रिवेटिंग सिस्टम में। तो अगर हम कहें कि इसमें बीच में एक रिवेट इस तरीके से और लगाई गई है तो ये गेज लाइन कहलाएगी, अब ये गेज डिस्टेंस कहलाएगी। तो दो निकटतम गेज लाइन पर स्थित रिवेटों की, अब देखिए इस पे गेज लाइन पर रिवेट कौन सी है, ये, और इस गेज लाइन पे ये है, तो इनकी ये बीच की डिस्टेंस ये स्टैगर्ड पिच कहलाएगी, जिसको कि P1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्टैगर्ड पिच मतलब हो गया दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी, ये कहलाती है स्टैगर्ड पिच, जिसको कि स्मॉल P1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में ये तो हमने बताई, इसकी जो डेफिनेशंस है इनकी जरूरत पड़ती है। अब आगे पढ़ेंगे परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स। तो रिवेट्स के लिए बताया गया था कि इसमें लगाने की विधि, यानी जो हम पावर अप्लाई करते हैं उस पावर के आधार पर और प्लेस के आधार पर कि किस जगह पे लगाई जा रही है। तो रिवेटों के लिए परमिसिबल स्ट्रेस अगर हैंड ड्राइवन रिवेट, इसमें परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और बियरिंग ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसको स्मॉल fs और इसको स्मॉल fb द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हैंड ड्राइवन रिवेट, इसके लिए ये वैल्यू होती है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद में पावर ड्राइवन कौन सी रिवेट, फील्ड रिवेट। तो इसके लिए शेयर स्ट्रेंथ की जो परमिसिबल वैल्यू है ये 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और बियरिंग के लिए 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। इसके बाद में पावर ड्राइवन ये थी फील्ड रिवेट। अब इसके बाद कहेंगे स्टॉप रिवेट। अब चूंकि देखिए जो फील्ड में किसी रिवेट को अगर हम लगाते हैं और एक वर्कशॉप में रिवेट को लगाते हैं,
तो इसमें सोचने वाली बात है कि वर्कशॉप में सारी फैसिलिटीज उपलब्ध रहती हैं, जोड़ आसानी से लगाया जा सकता है और अधिक केयरफुली लगाया जा सकता है, परिशुद्धता के साथ लगाया जा सकता है। तो उस रिबिट की सामर्थ्य फील्ड में लगाई गई रिबिट की सामर्थ्य से अधिक होगी। तो इसलिए इसकी 80 हैंड ड्राइविंग की, फील्ड ड्राइविंग पावर रिबिट की 90 और सॉफ्ट ड्राइविंग में 100 लेते हैं और इसके लिए ये 300। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की रिबिट जो है किसी भी ज्वाइंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी परमिसिबल स्ट्रेंथ इसमें दे रखी है। अब इसके बाद में आता है फेल्योर ऑफ रिबिट ज्वाइंट। फेल्योर ऑफ रिबिट ज्वाइंट, इसके बारे में थोड़ा ही से बताएंगे, तो ये टॉपिक अलग है। फेल्योर ऑफ रिबिट ज्वाइंट, तो इसमें सबसे पहला आता है टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर, दूसरा आता है शेयर फेल्योर। शेयर फेल्योर और थर्ड आता है बियरिंग फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर से मतलब क्या है कि ये हम देखिए डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारी एक प्लेट है, जिनको कि आपस में रिवेट से जोड़ा गया है और इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है P या F। तो जब इस प्लेट पर लोड लगाया जाएगा तो इस प्लेट के आने वाले भार से इसकी प्लेट की इस सतह पर ये प्रतिबल उत्पन्न होंगे। अगर बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक स्थिति आएगी जब यहाँ पर उत्पन्न प्रतिबल के मान जो हमारी प्लेट की तनन सामर्थ्य है उससे अधिक हो जाएंगे, तो प्लेट इस स्थान से ये क्रैक हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल फेल्योर। क्योंकि ये जो फेल्योर है ये इसमें उत्पन्न तनन प्रतिबलों के कारण संभव हुआ, इसलिए इसको कहेंगे टेंसाइल फेल्योर। अब इसके बाद शेयर फेल्योर। शेयर फेल्योर के लिए इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, ये दो प्लेट ये रिवेट ज्वाइंट से जोड़ी गई है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो अब इसमें देखें कि जब इस दोनों प्लेटों पर बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं तो प्लेट का जो रिवेट का ये स्थान है इस पर जो है कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होंगे। अब रिवेट में उत्पन्न कर्तन प्रतिबलों की मान इस रिवेट के कर्तन जो हमारी परमिसिबल कर्तन स्ट्रेस है, कर्तन वैल्यू है, इससे जब ज्यादा हो जाएंगे तो रिवेट इस जगह से शेयर हो जाएगी। शेयर होने के पश्चात इसका डायग्राम कैसे दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से। तो इसको हम कहते हैं शेयर फेल्योर। अब आता है बेयरिंग फेल्योर। बेयरिंग फेल्योर में देखिए इसका प्लान पे थोड़ा विचार करें। ये रिवेट इस पर फोर्स लगाया गया है, तो इस रिवेट के बाहरी किनारे पर कुछ इस प्रकार से प्रतिबल उत्पन्न होंगे। ये उत्पन्न होंगे प्लेट में और जो रिवेट है उसमें अंदर की ओर। अब इसमें यदि इसमें उत्पन्न प्रतिबलों के मान इसके परमिसिबल वैल्यू से अगर अधिक हो जाएंगे तो ये रिवेट जो हमारा होल है ये अपनी वास्तविक शेप में नहीं रहेगा। इसी तरीके से यानी इस शेप की होल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और अगर रिवेट की सामर्थ्य
से अधिक हो जाएंगे तो रिवेट की जो वास्तविक शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी रिवेट ज्वाइंट, इसके फेल होने की 3 कंडीशन है। नंबर 1 टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर और बेरिंग फेल्योर। ठीक है, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं। सभी को धन्यवाद।